मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर थर्ड, अपवाद तंत्र। अपवाद तंत्र, भारत के अपवाद तंत्र के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। इसको हम विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो वर्षा ऋतु में बहने वाली नदियाँ, नाले और छोटे जो जल स्रोत हैं, वाहिकाएं, आप लोगों ने अभी देखी होंगी क्योंकि इस समय वर्षा का समय चल रहा है। अगर ये वाहिकाएं ना होती तो बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाती। अगर ये पानी बह के नहीं जाता तो एक जगह पे रुक जाता, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाती। और जहाँ ये वाहिकाएं यानी जो ये जल को ले जाने वाली वाहिकाएं, मतलब नालियाँ समझ लीजिए, एक तरह से बड़ी और छोटी, अवरुद्ध हो जाती यानी रुक जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं, वहाँ पर बाढ़ का होना एक सामान्य बात है। आपने देखा होगा बारिश के समय में अगर पानी कहीं नहीं निकल पाता तो एक जगह जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पानी बढ़ जाता है। तो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं को के जल को अपवाह तंत्र कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समय अवधि, चट्टानों की प्रकृति व संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल का मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम होता है। नदियां दो प्रकार की होती हैं, सदावाहिनी या जिन्हें बारहमासी कहा जाता है। सदावाहिनी या बारहमासी नदियां वो होती हैं जिनमें वर्षा मतलब पूरे समय, साल के 12 महीने पानी बहता रहता है। और दूसरी होती हैं बेटा जी मौसमी नदियां, जो केवल वर्षा ऋतु में अल्पकाल के लिए ही प्रवाहित होती हैं और बाकी का ऋतु में सूखी रहती हैं। नदियां सदैव एक ही दिशा में बहती हैं क्योंकि उनका ढाल एक ही दिशा में होने के कारण से नदियां एक ही दिशा में बहती हैं। हम इनके बारे में भूगोल की जो दूसरी भौतिक भूगोल की पुस्तक है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो दिशा से दूसरी दिशा में बहने का कारण हम बता सकते हैं ढाल की वजह से बहती हैं। उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां पूर्व में इसलिए बहती है क्योंकि पश्चिम से भारत का स्थल जो प्रायद्वीपीय पठार है उठा हुआ है और पूर्व की ओर झुका हुआ है, इसलिए प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां मुख्य रूप से पश्चिम दिशा की ओर ही, मतलब पूर्व दिशा की ओर ही बहती हैं। और इसी आधार पर यह अपवाह तंत्र दो भागों में बढ़ते हैं, एक बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और दूसरा अरब सागर का अपवाह तंत्र। एक नदी की विशिष्ट क्षेत्र में अपना जल प्रवाह बहाकर लाती है, उसे जल ग्रहण, मतलब किन किन क्षेत्रों से कोई नदी अपना पानी बहाकर लाती है वो उस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है, यानी उस नदी को कहाँ कहाँ से पानी मिलता है। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा तो क्षेत्र को अपवाद द्रोणी कहते हैं। ऐसे अपवाद द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहते हैं, यानी अलग अलग दिशाओं में जब जल बह के जाता है तो उसको जल विभाजक कहते हैं या जल समर भी कहते हैं। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है जबकि जल समर का आकार छोटा होता है। नदी द्रोणी एवं जल समर एकता के परिचायक है क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से पानी बहकर उन क्षेत्रों में आता है। भारतीय अपवाह तंत्रों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं। समुद्र में जल विसर्जन, विसर्जन का मतलब होता है नदी जो अपना पानी ले जाकर समुद्र में गिराती है, के आधार पर इसको दो समूहों में अपन बांट सकते हैं। एक पहला है अरब सागर का अपवाह तंत्र और दूसरा है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ये अपवाह तंत्र दिल्ली, कटक, अरावली एवं सह्याद्री द्वारा अलग किए जाते हैं। अब नक्शे में देखेंगे कि भारत में ऊपर से एक लाइन आ रही है जो कि आड़ी तिरछी होकर आ रही है, ये जल विभाजक है भारत का। कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा और
आदि नदियां शामिल हैं, बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जन करती हैं, जबकि मात्र 23% क्षेत्र जिनमें सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, माही और पेरियार नदियां अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। जल समर के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रमुख नदी द्रोणी जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, इसमें 14 नदी द्रोणियां आती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक आदि। मध्यम द्रोणी जिनका अपवाह क्षेत्र 2000 से लेकर 20,000 किलोमीटर है, इसमें कुल मिलाकर बेटा जी 44 नदी द्रोणियां शामिल है, जैसे कालिंदी, पेरियार, मेघना आदि। और लघु द्रोणियां जिनका अपवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से कम है, इसमें न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में बहने वाली बहुत सी नदियां शामिल होती हैं। नदियों का अधिकतर, यानी अपन देखें कि अधिकतर नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय पर्वत है और वे अपना जल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में विसर्जित करती हैं। उत्तर भारत की इन नदियों की पहचान मैंने आपको बताया, यमुना, गंगा, शारदा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र, ये सारी की सारी, और सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ये सारी की सारी उत्तर भारत की नदियां हैं। और इन सब का जो उद्गम क्षेत्र है वो हिमालय है। तो उत्तर भारत की प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का अगर अपन उद्गम स्थल की बात करें तो अधिकतर प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं उनका उद्गम स्थान पश्चिमी घाट है। ये नदियां बंगाल की खाड़ी में जल का विसर्जन करती हैं। दक्षिण भारत की नदियों में अगर अपन बात करें तो महानदी, पेनगंगा, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, ये सारी की सारी नदियां। उद्गम के प्रकार, प्रकृति व विशेषताओं के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में विभाजित किया जा सकता है। यद्यपि इस विभाजन योजना में चंबल, बेतवा, सोन आदि नदियों का वर्गीकरण की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि उत्पत्ति व आयु में ये हिमालय से निकलने वाली नदियों से भी पुरानी है। फिर भी यह अपवाह तंत्र वर्गीकरण की सर्वाधिक मान्य आधार है और इसमें अपन इन्हीं का अनुसरण या इन्हीं के अनुसार पढ़ेंगे। तो भारत के अपवाह तंत्र में अपन बात करें तो भारतीय अपवाह तंत्र में अनेक बड़ी नदियां शामिल हैं। ये 3 बड़ी भूआकृतिक इकाइयों का उद्विकास प्रक्रिया और वर्षण की प्रकृति और उनके लक्षणों के आधार पर अपन इनका वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बच्चे हिमालय अपवाह तंत्र की। तो हिमालय अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास में एक लंबे दौर से विकसित हुआ है। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र आदि नदी द्रोणियां शामिल हैं। यहाँ की नदियां 12 मासी हैं, क्योंकि ये बर्फ पिघलने व वर्षण दोनों पर ही निर्भर करती हैं। वर्षा काल में इनमें वर्षा का पानी आता है और शेष काल में इनमें पानी आता है बर्फ के पिघलने का। यहाँ की नदियां, क्योंकि ये बर्फ के पिघलने और वर्षण दोनों पर निर्भर करती हैं, ये नदियां गहरे माखड्ड से गुजरती हैं, यानी गौड़ से गुजरती हैं, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित हैं। यानी जैसे जैसे हिमालय की ऊंचाई बढ़ती गई, इन नदियों ने कटाव कर करके, यानी चट्टानों को काट काट कर अपने लिए रास्ता बनाया। माखड्डों के अतिरिक्त ये नदियां अनेक पर्वतीय मार्गों पर वी आकार की घाटियां, क्षिप्रिकाएं, जलप्रपात कहते हैं बेटा जी झरनों को, उनका निर्माण करती हैं। जब ये मैदानों में प्रवेश करती हैं तो ये निक्षेपणात्मक, क्योंकि पहाड़ों पे से तो काट के मलबे को लेके आती हैं, और जब ये मैदानों में आती हैं तो मैदानों में आकर पहाड़ों से काट कर जो मलबा लाए हैं उसको वापस से वहां पर बिछाना शुरू करते हैं, जैसे निक्षेपण की प्रक्रिया कहा जाता है। और उस निक्षेपण की प्रक्रिया की वजह से कई सारी स्थलाकृतियों का भी निर्माण। हम आगे पढ़ें उससे पहले एक बार हम नक्शे को बहुत अच्छी तरीके से देखें, और आप लोगों को भी इसको समझना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे, हमने बात की थी अभी जल विभाजक की। तो जल विभाजक में मैं आपको बताऊं, अगर आप नक्शे में देखेंगे तो एक लाइन आ रही है, और उस लाइन के ऊपर मैं वापस से एक लाइन फेर रहा हूं ताकि आप लोगों को उसका मालूम पड़े। ये आप जो लाइन देख रहे हैं, तो इससे इधर वाला जो है ये बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है, ये पूरा का पूरा बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है, और ये पूरा का पूरा अरब सागर का अपवाह तंत्र है।
ये आप देख रहे हैं अरब सागर यहाँ लिखा है, ये बंगाल, इधर का सारा पानी बह के बंगाल की खाड़ी में आता है और इधर का सारा पानी बह के अरब सागर में आता है। ठीक है, ये भारत का अपवा तंत्र, इस आधार पे अपन इसको बांट सकते हैं, यानी बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र और अरब सागर का अपवा तंत्र। ये जो मैंने बड़ी लाइन बताई थी जल विभाजक, ये यहां से भारत थोड़ा भारत का जो हिस्सा है ये ऊपर उठा हुआ है, इस वजह से ये नदियां कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ नदियां अरब सागर में गिरती हैं। पहले आधार पे तो अपन इस आधार पे बांट सकते हैं भारत के अपवा तंत्र को कि बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र और अरब सागर का अपवा तंत्र। दूसरा अपन बांटे तो आप लोग देखेंगे कि कुछ नदियां यहां, अधिकतर हिंदुस्तान की, भारत की जितनी भी नदियां हैं सारी की सारी इन क्षेत्रों से निकलती हैं। अगर आप देख रहे हैं तो ये हिमालय वाला क्षेत्र है, यहां से निकलती हैं। अब हम एक एक नदी को कौन सी कहां से निकल रही है इसके बारे में देखेंगे। तो आप देखिए, अब मैं इस नक्शे को थोड़ा जूम कर रहा हूं ताकि आपको मालूम पड़े। तो देखिए, ये सिंधु नदी है और सिंधु नदी फिर वापस से जाकर, ये देखिए, ये बाकी की आप देखेंगे सिंधु नदी, फिर झेलम नदी, फिर चिनाब नदी, फिर रावी नदी, फिर सतलज नदी और ये व्यास नदी। ये सारी की सारी नदियां, उद्गम तो हिंदुस्तान में होता है लेकिन कुछ क्षेत्रों में बहने के बाद में ये कहाँ चली जाती हैं, ये पाकिस्तान वाला हिस्सा है। ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान का ये बॉर्डर है, इसके बाद वाला ये जो हिस्सा है ये पाकिस्तान का है। इनका उद्गम हिंदुस्तान में होता है, हिंदुस्तान के कुछ क्षेत्र में ये प्रवाहित होती हैं और उसके बाद में चली जाती हैं ये सीधी पाकिस्तान में। ये तो हुआ इसका। अब अपन आ जाएं दूसरी तरफ। अब आप देखिए, यहां पर ये हमारी गंगा नदी है, ये जो निकल के आ रही है गंगा नदी है। ये इसी के पास से यमुना नदी निकल के आ रही है, ये शारदा है, ये घाघरा है, ये गोमती है, ये गंडक है, ये सोन नदी भी यहीं से उद्गमित होकर आती है। ये सारी की सारी कौन सी नदियां हैं, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। ये सारी की सारी नदियां हैं। इसके अलावा एक नदी के बारे में और मैं आपको बताऊं, ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे एक लाइन आ रही है ना, ये हमारी क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी है, जो ऐसे करके आती है और आगे आके हिंदुस्तान में ऐसे करके घुसती है। आपको सांगपो नदी दिख रहा है, सांगपो नदी, फिर देखिए सांगपो नदी उसी का है, ये इसको तिब्बत में सांगपो कहते हैं। ये ऐसे करके आ रही है और यहाँ आकर फिर हिंदुस्तान में ये यहाँ पे घुस जाती है। ठीक है ना, ये वो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ये हुई उत्तर भारत की नदियां, फिर इनकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। अब आप देख रहे हैं दो नदियां आप लोग देख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं नर्मदा और ताप्ती नदियां। ये नदियां पश्चिमी घाट के ढाल के विपरीत दिशा में बहती हैं। उसका कारण है क्योंकि यहां पर एक गहरी खाई है या गहरा कटाव है, जैसे भ्रंश कहा जाता है, और ये दोनों की दोनों नदियां उसी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। फिर आप देखेंगे पेनगंगा, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, ये नदियां निकलती कहां से, निकलती तो पश्चिमी घाट से। आप देख रहे हैं ये पश्चिमी घाट से निकल रही हैं, लेकिन बह के कहां जा रही हैं, ये सारी की सारी नदियां बह के आती हैं बंगाल की खाड़ी में। ये सारी की सारी नदियां बह के आती हैं बंगाल की खाड़ी में, भले तुंगभद्रा हो, कृष्णा हो, गोदावरी हो, पेन हो, ये सारी की सारी। तो ये भारत की नदियां जिनको आपको याद रखना। अब इसमें आप देखेंगे कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनमें ये नदियां बहुत छोटी आकृति में हैं, जैसे अपनी लूनी नदी हुई, साबरमती हुई, ये छोटी छोटी नदियां हैं, माही नदी हुई, ये सारी की सारी नदियां हैं जो दूसरी नदियों में मिल जाती हैं, किसी झील वगैरह में जाके अपना जल विसर्जन कर देती हैं। बाकी का हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे। किसको हम कल से पढ़ेंगे, हिमालय अपवा तंत्र को। आपको एक एक नदी के बारे में, जो भी कोई नदी का नाम आए उसको पहले नक्शे में देखिए। जितनी भी बड़ी नदियां हैं वो नक्शे में यहाँ पे दिखाई हुई हैं, ताकि आपको मालूम पड़े कि कौन सी नदी कहाँ पे है। एग्जाम में अधिकतर आपको कहा जाएगा कि भाई इस नदी को बताएं, तो आपको नक्शे पर उसको एक लाइन के द्वारा, एक रेखा के द्वारा प्रदर्शित करना होगा।